मुख्यमंत्री ने विश्व आर्थिक मंच में झारखंड की भागीदारी को बताया सार्थक। संसाधनों के मूल्य संवर्धन, जन केंद्रित विकास पर फोकस। कल्पना सोरेन ने महिला केंद्रित विकास का विजन किया साझा। भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों की हुई बैठक। पहली बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का संगठन मजबूती और विस्तार पर जोर, भावी कार्यक्रमों पर विमर्श। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जी रामजी योजना को बताया श्रमिकों और किसानों के लिए हितकारी। बोले श्रमिकों को सम्मान और रोजगार दोनों की गारंटी। और नागपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का पहला T20 मुकाबला आज। टीम इंडिया की वापसी पर नजर, प्रशंसकों को बेहतर क्रिकेट की उम्मीद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सम्मेलन में इस बार भारत की मजबूत भागीदारी रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावोस में कहा कि भारत एआई समाधानों के लिए एक व्यापक मॉडल संग्रह तैयार कर रहा है, जिससे एआई के प्रसार को एक विशाल और प्रभावशाली तरीके से बढ़ावा मिलेगा। 95% of the work can happen with models which are 20 billion or 50 billion parameters. We are creating a bouquet of such models. We already have a bouquet of such models which are now being deployed in multiple sectors to increase the productivity, to increase the efficiency, to increase the effective use of technology. So our focus is very much on making sure that AI diffusion happens in a very big way. And I don't know what the IMF criteria has been, but Stanford places India as third in terms of AI penetration, in terms of AI preparedness, and in terms of AI talent. विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सम्मेलन झारखंड के लिए भी सार्थक रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यहां झारखंड के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल ने भी निवेश से विकास को लेकर राज्य का विजन पेश किया। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि झारखंड केवल खनिजों और प्राकृतिक संसाधनों का निर्यातक राज्य बनकर नहीं रहना चाहता। राज्य सरकार का लक्ष्य संसाधनों का मूल्य संरक्षण, सतत औद्योगिकीकरण और जन केंद्रित विकास को आगे बढ़ाना है। विधायक कल्पना सोरेन ने यहां वैश्विक प्रतिनिधियों के बीच महिला केंद्रित विकास का विजन साझा किया। एक समाचार एजेंसी से बातचीत के क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भरोसा जताया कि मंच में झारखंड की भागीदारी से विकास के रास्ते खुलेंगे। भारत से आए हैं, अलग अलग तरीके से सब स्टेटों का डेवलपमेंट पैटर्न है और आपको तो पता है कि झारखंड के बने हुए अभी 25 साल हुए हैं और संजोग से 25वां साल जो हम मना रहे हैं उसमें मुझे यहाँ आने का मौका मिला है और ये पहले से हमारा भी क्लियर था कि अगले 50 साल मतलब 2050 तक के लिए एक हम लोग स्ट्रॉन्ग रोड मैप बनाएं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए और मुझे लगता है कि ये एक बेहतर अवसर है जहां ये एक वैश्विक मंच पर इतने सारे लोग पूरे दुनिया के यहाँ एकत्रित हैं, लोगों से मुलाकात करने का मौका मिल रहा है और उनकी बातें सुनने का भी और अपनी बातों को रखने का भी मौका मिल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दावोस यात्रा की कुछ खास झलकियां इस वीडियो क्लिप में देखते हैं।
भाजपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हुई। नितिन नवीन द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनकी अध्यक्षता में पहली अहम बैठक थी। इस दौरान संगठन विस्तार और मजबूती के अलावा आगामी चुनावों और भावी कार्यक्रमों पर भी व्यापक चर्चा हुई। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबों में जोश भरा और समर्पण भाव से पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष नितिन नवीन आज पार्टी मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं। साथ ही पार्टी के राज्य अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव भी बैठक में शामिल हैं। संगठनात्मक मजबूती और भविष्य की राजनीतिक रणनीति बैठक के केंद्र में है। कल नितिन नवीन ने कहा था कि इस साल 5 राज्यों में चुनाव है और आगे आने वाले चुनाव में भाजपा और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि हम ऐसे राजनीतिक दल से जुड़े हैं जहां राजनीति सत्ता नहीं साधना है, राजनीति भोग नहीं त्याग है, राजनीति ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीति कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। तो पदभार संभालते ही एक्शन में यहां पर नजर आ रहे हैं नितिन नवीन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जीराम जी योजना को श्रमिकों और किसानों के लिए हितकारी बताया है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नई योजना से श्रमिकों को सम्मान और रोजगार दोनों की गारंटी मिलेगी। अब श्रमिकों के पास 125 दिन की रोजगार की गारंटी होगी। श्री सेठ ने आज अपने संसदीय क्षेत्र में विकसित भारत जीराम जी सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। साथ ही किसान चौपाल और श्रमिक चौपाल में भी शामिल हुए। उन्होंने विकास योजनाओं की भी सौगात दी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी देश में चुनाव आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्तंभ है। नई दिल्ली में आज आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और प्रत्येक पात्र मतदाता को शामिल करते हुए निष्पक्ष मतदाता सूची बनाए रखना लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। गौरतलब है कि भारत मंडपम में आयोजित सम्मेलन में दुनिया भर के 70 से अधिक देशों के 100 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। Electors and how to make this process much more smoother, transparent, free and fair. I should take you all towards a journey and explain as to how Indian elections become one of the largest exercise on planet year after year in terms of logistics, numbers and transparency. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति समीक्षा प्लेटफॉर्म आज सिर्फ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा का मंच ही नहीं, बल्कि नए भारत की नई कार्य संस्कृति का सशक्त प्रतीक भी है। प्रगति बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा का मंच नहीं, बल्कि नए भारत की नई कार्य संस्कृति का जीवंत प्रतीक बन चुका है। प्रगति ने ये साबित किया है कि जब इंटेंट, टेक्नोलॉजी और अकाउंटेबिलिटी एक साथ काम करती हैं, तो परिणाम अपने आप सुनिश्चित हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में 50वीं समीक्षा बैठक में 53 बिजली प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई। इनमें 27 ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स, 14 तापीय परियोजनाएं, 9 जल विद्युत परियोजनाएं और 3 कोयला खदान परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें से लगभग 3 लाख करोड़ की 43 परियोजनाएं जो विभिन्न कारणों से रुकी हुई थीं, अब चालू हो चुकी हैं। कुछ प्रमुख विद्युत परियोजनाओं में मध्य प्रदेश में गदरवार सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, छत्तीसगढ़ में लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण 1, हिमाचल प्रदेश में पार्वती 2 जल विद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश में पारे और कामेंग HEP, उत्तराखंड में टिहरी पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट और खेतरी नरेला ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट शामिल हैं। प्रगति केवल एक रिव्यू सिस्टम नहीं, बल्कि व्यापक गवर्नेंस रिफॉर्म है। प्रगति प्लेटफॉर्म पर कुल 237 बिजली क्षेत्र परियोजनाओं की विभिन्न स्तरों पर समीक्षा की गई। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के तहत कुल 382 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है, जिनमें 53 विद्युत क्षेत्र परियोजनाएं शामिल हैं।
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स की समीक्षा प्रगति योजना के तहत की गई। PGCIL के 22 प्रोजेक्ट्स में से 20 चालू हो चुके हैं, जबकि 2 निर्माणाधीन हैं। जबकि NTPC के 16 प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई है, जिनमें से 14 चालू हो चुके हैं और 2 निर्माणाधीन हैं। NHPC और HDC दोनों के 4-4 प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई है। दोनों ही मामलों में 2-2 प्रोजेक्ट्स चालू हो चुके हैं और 2 निर्माणाधीन हैं। प्रगति प्लेटफॉर्म पर निपको के 2 प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई, जिनमें से 1 चालू हो चुका है और 1 निर्माणाधीन है। इन सब के अलावा स्टारलाइट पावर के 4 प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई, जिनमें से 2 चालू हो चुके हैं और 2 निर्माणाधीन हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रगति योजना के तहत समीक्षा किए गए एक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का भी काम पूरा हो चुका है। प्रगति के जरिए समय और लागत की बर्बादी रुकी, साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के साथ स्पष्ट जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। जम्मू कश्मीर में 61 परियोजनाएं प्रगति के अंतर्गत हैं, जिनमें से 15 परियोजनाएं विशेष रूप से जम्मू कश्मीर क्षेत्र से संबंधित हैं। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 1.12 लाख करोड़ रुपए है। इनमें प्रमुख रूप से कनेक्टिविटी से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और किश्तवाड़ा क्षेत्र से संचालित हाइड्रो पावर परियोजनाएं शामिल हैं। इन सभी परियोजनाओं की मॉनिटरिंग जिला प्रशासन से लेकर मंडलीय प्रशासन और मुख्य सचिव स्तर तक समन्वय के साथ की जा रही है। इससे जम्मू कश्मीर के समग्र विकास को गति मिल रही है। इसमें देखें जो कनेक्टिविटी के काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे PMGSY के अंतर्गत आ रहे हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलावा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी किश्तवाड़ और वहाँ पे चल रहे हैं, उनको भी प्रगति में मॉनिटर किया जा रहा है, जिसको कि प्रॉपरली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के चीफ सेक्रेटरी साहब की सदारत में भी वहाँ पर काम किया जा रहा है, जिससे कि मॉनिटरिंग होती है, जिससे काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। प्रगति मॉडल राज्यों के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। देश की प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इंजन के रूप में उभर चुके हैं। ये सिर्फ प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए ही संभव हो सका। प्रगति की निरंतर समीक्षा और समस्या समाधान की अहम भूमिका रही। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। देश में केंद्र सरकार के प्रयासों से यात्रियों को विश्व स्तरीय रेल सुविधाएं मिलने लगी हैं, जिसका जीवंत प्रमाण देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है। इस ट्रेन की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 19 जनवरी को सुबह 8 बजे टिकट बुकिंग शुरू होने के कुछ ही घंटों के भीतर ही PRS और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध सभी टिकटें बुक हो गई। यहाँ इस स्लीपर ट्रेन को लेकर के काफी उत्साह है और कामाख्या हावड़ा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इस समय लोकप्रिय होती नजर आ रही है। ये पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है जो हिट साबित हुई है। पहले सफर को यात्रियों की तरफ से काफी अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली हैं, क्योंकि मात्र 24 घंटे के अंदर ही सारी टिकटें इसकी सेल हो चुकी है। कुछ घंटों के अंदर ही PRS और अन्य साइट से ये टिकट बुकिंग हुई है। 19 जनवरी सुबह 8 बजे जो टिकट बुकिंग की जो सुविधा है वो ओपन हुई थी और 19 जनवरी को सुबह 8 बजे के बाद में मात्र 24 घंटे के अंदर ही सारी टिकट सेल हो चुकी है। यानी कि किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यात्रियों की तरफ से काफी अच्छा रिस्पांस इस ट्रेन को मिला है। सभी श्रेणियों के टिकट बिके हैं और साथ ही ट्रेन के प्रति जनता में काफी उत्साह भी है और जल्द बुकिंग से यात्रियों की उत्सुकता भी और ज्यादा आप देख सकते हैं, क्योंकि मात्र 24 घंटे के अंदर ही अगर इसे एक ट्रेन के सारी जो टिकट्स है वो अगर बिक गई है, तो आप समझिए कि जब आगे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और आएंगी तो उनको लेकर भी खासा उत्साह सभी यात्रियों में। इस बार कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह खास होने जा रहा है। इस वर्ष राष्ट्रगीत वंदे भारत के 150 वर्ष पूरे होने पर जश्न भी मनेगा। गणतंत्र दिवस परेड में 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 13 केंद्र सरकार के मंत्रालयों की 30 झांकियों का प्रदर्शन होगा। इस दौरान सेना के शौर्य के साथ कर्तव्य पथ पर पहली बार पशु टुकड़ी की परेड भी होगी। देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। और ना सिर्फ ये बल्कि ये संस्कार पोनीज भी इस कंटिंजेंट का हिस्सा होंगे। और मेरे साथ है लेफ्टिनेंट कर्नल धीरज मेहता। आइए हम उनसे बात करते हैं, इस बार जो आपका एनिमल कंटिंजेंट है उसमें क्या खास है? इस बार का हम जो है ये रिमाउंट वेटनरी कोर के रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंडियन आर्मी में हर तरह की एनिमल्स की ब्रीडिंग, रियरिंग और उनकी ट्रेनिंग। बैक्टीरियन कैमल्स की अगर हम बात करें तो क्या खास बात है इसमें? बैक्टीरियन कैमल्स हम हमेशा जानते हैं कि रेगिस्तान हो, चाहे वो रेतीला रेगिस्तान हो चाहे बर्फीला रेगिस्तान हो,
उसमें ऊँट अपना एक बार खाना खा के एक बार पानी पी के कई दिन तक जो चलने की उसकी काबिलियत है और कई दिनों तक सस्टेन करने की उस एनवायरनमेंट में जहाँ आप जाने से भी डरते हैं, तो उस काबिलियत के बल पे वो लॉजिस्टिक और रिकनेसेंस, जो हिंदी में हम जिसको टोहो लेना कहते हैं, और जो रसद पहुंचाने वाले काम हैं, उनको करने में ये काफ़ी सक्षम है। इसी तरह से ये पोनीज भी बहुत इफेक्टिव हैं। ज़ंस्कारी पोनीज बेसिकली ये 60 से 80 किलो तक लोड ले जा सकते हैं। अगर आप सियाचिन ग्लेशियर में कभी अगर देखा है, वहाँ पे टेम्परेचर्स जो होते हैं वो ड्रॉप करते हैं -40 -50 तक। और ये अगर आप पोनीज का अगर आप कोड देख रहे हो अभी, ये इनको बेसिक नेसेसिटीज़ में कुछ भी नहीं चाहिए, दे कैन सर्वाइव वहाँ पे -40। एक सोल्जर के साथ वहाँ पे सस्टेन करना, सर्वाइव करना ही डिफ़िकल्ट है। तो एक सोल्जर अपने साथ जो भी जानवर रखता है तो उसका मेंटेनेंस कम चाहता है। तो दिस ज़ंस्कारी पोनीज इन दैट ग्लेशियर एट अ डे 40 से 50 किलोमीटर आराम से तय कर लेते हैं। 15,000 फीट के ऊपर ये आराम से जी लेते हैं और 60 to 80 किलोज वो एमुनिशन हो, स्टोर्स हो, सप्लाईज हो, कोई भी तरीके के स्टोर्स हो, वो आराम से ले जा सकते हैं। कर्तव्य पथ पर आने के लिए कितनी तैयारी की आप लोगों ने? ये हमारी तैयारी लगभग 2 महीने पहले से शुरू हुई है और लगभग 10 दिन लग गया है। बिकॉज ये जानवर को हम बेस कैंप, सियाचिन बेस कैंप जो 12,000 फीट पर है, वहाँ से हम यहाँ पे ले आए एंड इनके काफ़ी फीड में तब्दीलियाँ लाए ताकि इनको कोई भी दिक्कत ना आए और एट द सेम टाइम इनके जो मेंटेनेंस होती है उसकी ध्यान रखा है। मैन पावर में जो हम लोग इसकी मेंटेनेंस करते हैं, ग्रूमिंग होती है इनकी उस तरीके से, और इनको जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग भी हम स्लोली सिस्टमेटिक वे में ले आए। लगभग लाइक आज का दिन लग गया, 3 महीने की तैयारी थी। तो जैसे कि हमने सुना 3 महीने की तैयारी और बैक्ट्रियन कैमल और ये ज़ंस्कार पोनी तैयार हैं, हमारी सीमाओं की हिफाजत के लिए तैयार हैं। गणतंत्र दिवस पर आपको अचंभित करने के लिए कैमरामैन विश्वबंधु के साथ मैं विशाल बरिस्टू, डीडी न्यूज़, दिल्ली। ग्रामीण भारत की बेटियों को सशक्त बनाने का एक अनोखा और प्रेरणादायक अभियान इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। आंध्र प्रदेश की रहने वाली पर्वतारोही समीरा खान साइकिल के जरिए देश भर का दौरा कर रही हैं और स्कूल स्कूल जाकर बच्चियों को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दे रही हैं। मई 2025 से शुरू हुई यह देशव्यापी साइकिल यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है। पर्वतारोही समीरा खान ग्रामीण इलाकों में जाकर स्कूल की छात्राओं से संवाद कर रही हैं। वे लड़कियों को शिक्षा, आत्मविश्वास और बराबरी के अधिकार का महत्व समझा रही हैं। समीरा अब तक देश विदेश में कई साहसिक यात्राएं कर चुकी हैं और इस अनुभव को समाज बदलाव के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। बहुत सारा ऑब्जर्वेशन के बाद लगा कि नहीं, हमारे देश में बहुत भेदभाव है, लड़के लड़कों को देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लड़कियों को ऑप्रेस किया जाता है। तो उसी के दौरान मैंने ये स्टार्ट किया। मैं लड़कियों को यही सेशन लेती हूँ कि वो अपने आप को इंसान की तरह पहचाने, लाइक नॉट लाइक लड़की, भूल जाए कि वो लड़की है। समीरा खान बताती हैं कि उन्होंने अब तक 37 देशों में साइकिलिंग की है। समाज आज भी बेटों को खुली आज़ादी देता है, जबकि बेटियों को सीमाओं में बांध दिया जाता है। इसी सोच को बदलने के लिए वह लगातार लोगों से संवाद कर रही हैं। मैं 37 कंट्रीज में साइकिलिंग कर चुकी हूँ, नॉट जस्ट इंडिया। और मैं पर्वतारोही 11 माउंटेन्स को मैं असेंड कर चुकी हूँ। तो इट इज़ नॉट लाइक 1-2 ऐसे ऑब्जर्व करते हो। समीरा का मानना है कि बेटियों को सिर्फ शादी और घर परिवार तक सीमित करना अन्याय है। उनका कहना है कि माता पिता को बेटियों की शादी में होने वाले खर्च को उनके करियर और शिक्षा में निवेश करना चाहिए। बेटी आगे बढ़ाओ का यह अभियान न सिर्फ बच्चियों को हौसला दे रहा है बल्कि समाज को सोच बदलने का आईना भी दिखा रहा है। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी पर पीएम के इस लोकप्रिय कार्यक्रम की यह 130वीं कड़ी होगी और साल का पहला संस्करण होगा। आम लोग कार्यक्रम को लेकर अपने सुझाव और विचार भेज सकते हैं। पुलिस की सख्ती के बावजूद स्टंटबाज अपने हरकतों से चिंताएं पैदा कर रहे हैं। ताज़ा मामला धनबाद की एक सड़क का है, जहां स्टंटबाजों ने सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर 3 घंटे तक बाइक राइडिंग का खौफनाक प्रदर्शन किया।
परिवहन मंत्री दीपक बरुआ के मामले का संज्ञान लेते हुए धनबाद जिला प्रशासन और पुलिस को स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और अब बात मौसम की। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव दिख रहा है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है, जिसके बाद इसमें 3 से 4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की संभावना है। 24 और 25 जनवरी को कुछ इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में फिलहाल न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज नागपुर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच अब तक 25 मुकाबले हुए हैं। इनमें से 14 में भारत विजयी हुआ है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज नागपुर में खेला जाएगा। ये सीरीज ऐसे समय पर हो रही जब अगले महीने T20 वर्ल्ड कप शुरू होना है। भारतीय टीम को वनडे सीरीज में हार का दंश झेलना पड़ा। ऐसे में टीम पलटवार के इरादे के साथ सामने होगी। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह तेज गेंदबाजी की कमान संभालते नजर आ सकते हैं। दोनों टीमों के बीच अब तक 25 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 14 में भारतीय टीम को जीत मिली है, जबकि 10 मैच कीवी टीम ने जीते हैं। एक मैच टाई रहा है। वहीं न्यूजीलैंड की बात करें तो ये टीम को अपने सलामी बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे और सचिन रविंद्र से बेहतर शुरुआत की उम्मीद रहेगी। केंद्र सरकार नदियों और जल संसाधनों के संरक्षण के लिए नमामि गंगे समेत कई योजनाएं चला रही है। साहिबगंज में भी इसकी झलक देखने को मिल रही है, जहां गंगा प्रवेश द्वार को अंतिम रूप दिया जा रहा है। परियोजना के तहत साहिबगंज जिले के जिलेबिया घाटी मोड़ के अंतिम छोर पर गंगा प्रवेश द्वार का निर्माण किया जा रहा है। प्रसिद्ध कलाकार श्याम विश्वकर्मा इसे अंतिम रूप प्रदान करने में लगे हुए हैं। जिलेबिया घाटी अपनी प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के पहचान के लिए प्रसिद्ध है। गंगा द्वार का निर्माण पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। कलाकार श्याम विश्वकर्मा ने बताया कि द्वार पर साहिबगंज की खूबसूरती को दर्शाया गया है। साहिबगंज जिला को प्रवेश द्वार मानकर गंगा द्वार का नाम दिया गया है और इसमें साहिबगंज में सारी जो इनकी खूबसूरती है साहिबगंज का, उन सब को इसमें हमने समेटा है। जैसे हमारे यहाँ गंगा में डॉल्फिन है, बीच में माँ गंगा को मैंने दर्शाया है और गंगा आरती करते हुए 2 व्यक्तियों को मैंने इसमें दर्शाया, पुजारी को। और जो संस्कृति है यहाँ का, आदिवासी संस्कृति, उसको भी मैंने समेटा है। उसके बाद उधवा पक्षी अभयारण्य जो बहुत विश्व स्तर पर यहाँ का नाम हो रहा है, तो उसको मैंने पेंटिंग माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से इसमें लगाने का प्रयास किया है। कलाकार श्याम विश्वकर्मा ने बताया कि गंगा प्रवेश द्वार पर साहिबगंज में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध उघवा पक्षी अभयारण्य, स्थानीय कला संस्कृति, सोहराय चित्रकला को टेराकोटा फाइबर के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इसमें है वो सोहराय कलाकृति जो कि लुप्त कला है, जो दीवारों पे आदिवासी लोग करते हैं, उसको मैंने टेराकोटा फाइबर के माध्यम से इसमें उकेरा है। और इसका जो मीडियम है माध्यम है बनाने का, वो है फाइबर ग्लास। इसमें लोहे का आर्मेचर डाल के और पीओपी से मिट्टी में बना के ढाल के फिर इसको लोहे पर कसा गया है पूरे को। लगभग हमको लगता है धूप और बरसात से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमको लगता है 50 से 60 साल अगर गेट को 5 साल 10 साल में एक बार रंग रोगन किया जाए तो ये बहुत दिन तक अच्छा से रहेगा। आगामी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन गंगा प्रवेश द्वार का उद्घाटन होगा, जो कि साहिबगंज के विकास और विरासत को दर्शाने का अनूठा माध्यम भी बनेगा। डीडी न्यूज के लिए साहिबगंज से संजय कुमार गुप्ता। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रही है। रांची के रहने वाले अमित कुमार एक जागरूक लाभुक हैं,
जिनके घर की छत अब उनके लिए बिजली का कारखाना बन गई है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना ने लाभुकों के जीवन को नई रोशनी से भर दिया है। इस योजना से जुड़ने के बाद लोग बिजली कटौती और महंगे बिलों की चिंता से कोसों दूर हो गए हैं। रांची के अमित कुमार इस बदलाव के प्रत्यक्ष गवाह हैं। वे न केवल अपने घर की बिजली जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि सौर ऊर्जा के जरिए अच्छी खासी बचत भी कर रहे हैं। 3.5 kV का मेरा मोटा मोटी मैंने लगाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा बिजली बिल आगे बहुत ही बचत होगी, बिजली बिल का बहुत बचत होगी। तो ये योजना तो अभी घर घर में चल ही रहा है और मुझे लगाने से अभी ये एहसास हो रहा है कि मेरा बिजली बिल इस मंथ बहुत ही कम आने वाला है, क्योंकि मैं पर डे मोबाइल में चेक करता हूँ। आप भी मोबाइल में देख सकते हैं कि कितना यूनिट जनरेट हुआ, कितना यूनिट आपने खपत किया। और मेरा सभी से आग्रह है कि सोलर योजना को बहुत ही प्रभावी ढंग से अपनाएं। इस योजना को आम लोगों के लिए और भी सुलभ बनाया गया है। केंद्र सरकार की ओर से 78,000 रुपए तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है। बैंक प्रबंधक अंशुल कुमार बताते हैं कि ऋण लेने की प्रक्रिया को बेहद सरल रखा गया है, जिसे 10 वर्ष की आसान किश्तों में चुकाया जा सकता है। पीएम सूर्य घर योजना एक गवर्नमेंट स्कीम है जो आप पीएम सूर्य घर के साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। वहां आपको और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने विश्व आर्थिक मंच में झारखंड की भागीदारी को बताया सार्थक। संसाधनों के मूल्य संवर्धन, जन केंद्रित विकास पर फोकस। कल्पना सोरेन ने महिला केंद्रित विकास का विजन किया साझा। भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों की हुई बैठक। पहली बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का संगठन मजबूती और विस्तार पर जोर, भावी कार्यक्रमों पर विमर्श। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जीराम जी योजना को बताया श्रमिकों और किसानों के लिए हितकारी। बोले श्रमिकों को सम्मान और रोजगार दोनों की गारंटी। और नागपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का पहला T20 मुकाबला आज। टीम इंडिया की वापसी पर नजर, प्रशंसकों को बेहतर क्रिकेट की उम्मीद।